बिहार में एमआईएम मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। आपको पता चले कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी जोरों शोर में चल रहा है। बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा, जो हॉट सीट बताया जा रहा है। हॉट सीट में बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी ने जान ला दिया है। राणा रंजीत को कैंडिडेट के तौर पे घोषित करके बिल्कुल ढाका विधानसभा को चर्चे में ला दिया है। राणा रंजीत सिंह ढाका विधानसभा के सभी गांवों में घूम रहे हैं और बकरीद की मुबारकबाद सभी लोगों को दे रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। रिजवान भाई, आपको भी और आपके जनता की आवाज़ के सभी दर्शकों को बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद और सबके जो है परिवार में, जीवन में सुख शांति आए, समृद्धि आए, यही हम लोग कामना करते हैं। अच्छा, आज जो है पूरे ढाका विधानसभा में आप घूम रहे हैं और बकरीद मिलन लोगों से, खास करके युवाओं से मिल रहे हैं। ये झटकाही जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, ये मेरे बुरे वक्त का साथी रहा है। जब हम लोग चुनाव लोकसभा का लड़े, 20 दिन का समय था, उस समय भी यहाँ के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मेरा साथ दिया। और जो आपके संघर्ष के साथी होते हैं, उनका स्थान हमेशा सबसे ऊपर होता है। आज हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन कल को विधायक मंत्री अगर होते भी हैं तो खास करके जो वैसे लोग जो मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं, मुंबई के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मुझे टिकट दिलाने में मेरा अहम भूमिका निभाया, तो मैं उनका हमेशा कर्जदार रहूंगा, चाहे मैं जिस भी जगह पे चला जाऊं। तो बकरीद का जो है एक मुबारक अवसर है। मैं सबको, अपने भाइयों को बकरीद की मुबारकबाद देने आया था और सब लोग को दे रहा हूँ। इस कड़ी में जो है ढाका के कई पंचायतों में भ्रमण आज हुआ है, कुछ कल होगा, कुछ परसों होगा, चूंकि 3 दिन चलता है कुर्बानी। तो हम लोग अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं का जो भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, एमआईएम को जो है चाहने वाले सभी दिल से चाह रहे हैं, इसको लेकर इन लोगों के लिए देखिए, तो बिना बताया हुआ ये है। मैं तो अचानक से भी चूंकि बगल में आया था, तो 5 तारीख का हमारा निर्धारित प्रोग्राम था इस झटकाही में, लेकिन दिल्ली जाने की वजह से नहीं हो पाए। तो अचानक अभी 10 मिनट पहले हम लोगों ने बोला कि हम लोग आ रहे हैं। तो ये लोग, भाई लोग का प्यार है कि ये लोग तुरंत चले आए और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे इस पंचायत में त्यौहार के बाद। और कई ऐसे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा भी करेंगे। और मुंबई के जो मेरे भाई आते हैं अक्सर, क्योंकि उन्होंने देश दुनिया को देखा है, तो बेहतर चीज़ों को समझते हैं। तो उनके माध्यम से मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे मुद्दों पे वो अपने लोगों को समझाएं, बताएं, जागरूक करें। फुलवरिया में जो घटना हुई है उसको लेकर के जो है दोबारा ना हो, उसको कैसे सुनिश्चित करें। इतना मनोबल किसी का बढ़ जाता है कि जो है खुलेआम जा करके किसी को दरवाजे से निकाल करके आप, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इतना आप उसके सर पे वार करते हैं, मारते हैं, मॉब लिंचिंग का केस होता है। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, इतना मनोबल किसी का ना बढ़ जाए, इसको लेकर के भी हम लोग बैठक करेंगे और एक जागरूकता करेंगे, ताकि जो कुर्बानी वाजुल साहब की हुई है इस घटना में, उस कुर्बानी, उस शहादत को याद रखें और दोबारा किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो, चाहे वो किसी विधायक का, पूर्व विधायक का, जाति का हो, उसका पटदार हो, उसका परिवार का हो या उसका समर्थक हो, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए कि दिन दहाड़े जाके किसी को मार दे। तो सोशल मीडिया पे अब लगातार चर्चा का विषय है कि ऐसा लग रहा है कि अब एमआईएम जो है गठबंधन आरजेडी से करेगी। क्या लग रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी हो रहा है? देखिए, ये तो बात सही है, अब तो चौक चौराहे पे इस बात की हो रही है। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा जैसी सरकार बिहार में आए। तो पहला मकसद है कि माथे के दर्द को ठीक करना है, बाकी पैर के दर्द को और घुटने के दर्द को हम लोग बाद में इसका इलाज कर सकते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से भाजपा जैसी नॉन सेकुलर पार्टी को फायदा हो, जो चाहती है कि धर्म के आधार पर लड़ा करके जो राजनीतिक रोटी सेके। तो ये हमारा पहला मकसद है। इसलिए हम लोगों ने बहुत ही विनम्र तरीके से, हम नहीं कह रहे कि हमको 50 सीट दो, हमारे पास 5 विधायक थे, हमारी क्षमता थी कि हम अकेले 5 विधायक जीत करके आए। तो उस आधार पे आपको जो ठीक लगता है, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को फायदा हो, लेकिन अगर आपका अहंकार इतना बड़ा है या अभी भी आपको नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि आप एआईएमआईएम के बिना सरकार बना सकते हैं, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ समझदार आरजेडी के लोगों ने पहल किया है और उन्होंने स्वीकारा है कि अगर भाजपा को हराना है तो एआईएमआईएम को साथ में लेकर के चलना है। इस कड़ी में हमारे सीनियर जो पार्टी के लोग हैं, वो लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये मैं आपको सुनिश्चित कर दूं कि सीमांचल के बाद अगर कोई पहली सीट लड़ेगी और उसके साथ भी, तो ढाका निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। अब क्या परिस्थिति रहेगी वो हमारे सीनियर जो हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश के सीनियर लोग हैं, वो तय करेंगे। लेकिन हाँ, अगर सद्बुद्धि आती है आरजेडी को, तो निश्चित रूप से एआईएमआईएम को साथ लेकर के चलो, हम लोग तैयार हैं, हमारा दरवाज़ा खुला है। समय रहते गठबंधन करते हैं तो हम सरकार बदल सकते हैं, नहीं गठबंधन करिएगा तो चूंकि हमारी 5 विधायक थे, तो हमारा अधिकार है लोकतंत्र में, हम चुनाव लड़ सकते हैं। अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये हम नहीं जानते हैं और हम हर सीट पे लड़ने भी नहीं जा रहे हैं। 50 सीटों पे हम लड़ेंगे, नफ़ा नुकसान नहीं देखते हुए हम अपने आप को मजबूत करेंगे। तो एक हम लोगों ने मौका दिया है, अवसर दिया है, एक चेतावनी समझिए, सुझाव समझिए कि आप एमआईएम को साथ लेकर के चलिए। हम लोगों ने पुराना गिला शिकवा को दूर किया, आपने हमारे 4 विधायकों को थोड़ा, तो भी हम लोग बड़ा दिल दिखा रहे हैं। तो आप अगर बड़ी पार्टी हैं तो आप भी बड़ा दिल दिखाइए, गठबंधन करिए,
तभी जाकर के बदलाव होगा, नहीं तो फिर शायद तीसरे को फायदा हो जाएगा और बाद में बी टीम सी टीम आप कहते रह जाइएगा, तब कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, आप ढाका के पूर्व विधायक के गांव में घूम रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, पूर्व विधायक जी अगर अच्छा काम कर रहे होते तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं होती इस इलाके में। मैं इस गांव से गुजरा हूं, सड़कों की हालत आप भी जानते हैं, यहाँ के तमाम लोग जानते हैं। विधायक हो जाना ही केवल गांव से नहीं, उस गांव में आपका विधायक के गांव में आप जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। आप मेरे गांव जाइए या और भी कई ऐसे विधायक हैं जो विकास का काम करते हैं, वहां आप जाकर के देखिए, अलग ही नज़ारा आएगा। लोग ये कहते हैं कि देखो विधायक का गांव है, सारा काम अपने पंचायत में करा रहा है, सारा काम अपने गांव में करा रहा है, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ और है। तो ये चिंता का विषय है, इसलिए राणा रंजीत सिंह को जगह मिल रहा है और लोगों को एक विश्वास है, चूंकि दोनों लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते रहे हैं। हम लोग विकास की बात करने आए हैं और एक विकल्प के रूप में, जब विकल्प मिलता है तब लोग कहीं ना कहीं अपने दिल से किसी को चुनते हैं। अभी मजबूरी में किसी न किसी को चुनते थे कि ये एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति थी। तो अगर मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, 10 मिनट में खाली लोग जाने की मैं आया हूं तो इतनी भीड़ आ गई, सैकड़ों लोग आ गए मुबारकबाद देने के लिए, तो ये प्यार जो मुझे मिल रहा है वो उनके बुरे परफॉर्मेंस का ही असर है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता तो शायद मुझे यहाँ मेरी ज़रूरत ही यहाँ नहीं होती। अच्छा, लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल, ये तो जनता से आप पूछिए, मैं खुद से क्या बोलूं। जिस तरीके से ओवैसी साहब के कार्यक्रम में जो सभा में जो भीड़ आई है वो आपने देखा होगा, और प्रधानमंत्री जी आए थे कुछ दिन पहले पटना में, जो रोड शो करने आए थे, कई लोगों का जो है उस दिन प्लेन छूट गया। पूरा कुर्सी खाली भी, पहली कुर्सी तो खैर वो वाला तो दूर की बात है, जब वो आए थे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, पहली बात तो ये है कि कभी भी रेलवे स्टेशन के पास, एयरपोर्ट के पास रोड शो नहीं किया जाता है। मैं ऐसे 10 से ऊपर लोगों को जानता हूं जिनका फ्लाइट उस दिन छूट गया, उसका हर्जाना कौन देगा? और भीड़ जो क्या था वो तो आपने देखा कि मोदी जी बाहर भी नहीं निकले, गेट से शीशा तक उन्होंने नहीं उतारा, क्योंकि देखा कि भीड़ क्या है। तो ये बिहार है, यहाँ जो है ना उड़ती हुई चिड़िया को है जो हम लोग उसको ये तीर लगा देते हैं, तो यहाँ तो सब दुकानदारी नहीं चलने वाला है। यहाँ के लोग जानते हैं, लोकतंत्र की जननी रही है, यहाँ आपका ये दुकानदारी नहीं चलेगा, उल्टा सीधा। अभी जो इस विधानसभा में लोगों ने प्रयास किया है कि हिंदू मुसलमान कर दें, और जो घटना फुलवरिया में हुई है उसी का ट्रेलर है। कुछ लोग जो है साजिश के तहत उन्होंने इस काम को किया है, लेकिन राणा रंजीत सिंह एक हिंदू का बेटा, सो कॉल्ड एक मुस्लिम की पार्टी से आया है, तो यहाँ हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल नहीं होने देगा। बात विकास की होगी, बात इंसानियत की होगी, बात इंसाफ की होगी।